Good morning, students. Now, in our class of the paper Financial Institution and Market, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक बार हम लोग समअप करते हैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का किया था लास्ट क्लास में। जिनको नोट डाउन करना हो थोड़ा सा कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। The financial system and financial institutions help in the diversion of rising current income into savings and investments. A financial system may be defined as a set of institutions, instruments, and markets which fosters savings and channels them to their most efficient use, that is optimum use. The system consists of individuals, intermediaries, markets, and users of saving. Economic activity and growth are greatly facilitated by the existence of a financial system development in terms of efficiency of the market in mobilizing savings and allocating them among users. Well-developed financial markets are required for creating a balanced financial system in which both financial markets and financial institutions play important role. Now, further, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स रोल और फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, अगर हम लोग रोल और फंक्शंस की बात करें फाइनेंशियल सिस्टम का तो हम लोग बोल सकते हैं ये अनलिमिटेड है। शायद ही इकोनॉमी का कोई सेगमेंट ऐसा होगा जो इससे इफेक्टेड नहीं होता होगा पॉजिटिव वे में। अगर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम उसका मीन्स फिनेंशियल सिस्टम पॉजिटिव वे में वर्क कर रहा है तो ये इकोनॉमी के हर पार्ट को पॉजिटिव वे में या दूसरे तरह से हम लोग बोल सकते हैं उसके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा इसका कंट्रीब्यूशन होता है। इससे फंक्शंस को मेनली अगर हम एक्सप्लेन करें तो जो पॉइंट्स हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मेजर पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग्स मीन्स फर्स्ट वो इकोनॉमी के सेविंग्स का जो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से सेविंग किया गया है। कहीं पे हाउस होल्ड्स के द्वारा जो इंडिविजुअल्स हैं हमारी इकोनॉमी में, कहीं पे फर्म, कहीं पे कोई और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन उसके सेविंग्स को ये कलेक्ट करके और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करता है, जो सेक्टर को जिस सेक्टर को इसका रिक्वायरमेंट है। मीन्स इन्वेस्टमेंट के रूप में सेवर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इन्हीं के पास जिनको रिक्वायरमेंट है और ये रिटर्न में प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट आदि रूपों में पे करते हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल सिस्टम का, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं फंक्शन का मॉनिटरिंग द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। Financial markets and institutions as a part of financial system help to monitor corporate performance. In this way, it not only helps in selecting projects to be funded, but also inspires the operators to monitor the performance of or investors or investment. Next, provides payment and settlement methods. जो फिनेंशियल सिस्टम होता है वो पेमेंट का मोड्स
प्रोवाइड करता है, साथ में सेटलमेंट में हेल्प करता है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट का सेटलमेंट है, फाइनल सेटलमेंट यू कैन से। जैसे अभी से बहुत पहले अगर हम लोग चले, जैसे हम लोग देखे हैं कि सेबी को इस्टेब्लिश किया गया, मेन रीजन इसके पीछे क्या था, कब इस्टेब्लिश हुआ सेबी, तो हम लोग बोलते हैं 1992 में स्पेशल एक्ट पास करके हमारे पार्लियामेंट से सेबी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो सेबी का इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पर्पस क्या था? पर्पस था कि फेयर वे में डीलिंग हो हमारे कैपिटल मार्केट में। फेयर वे में डीलिंग हो, इसका क्या मीनिंग है? किसी के साथ भी चीटिंग ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो हर चीजों में, हर ट्रांजैक्शन में। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पेमेंट कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें और इन्वेस्टमेंट का विड्रॉल कर सकें। कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड्स पे कर सकें, इंटरेस्ट पे कर सकें, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। तो साथ में कोई भी पार्ट जो अपना रोल प्ले कर रहा है कैपिटल मार्केट में, वो किसी के साथ भी या उसके साथ कोई पार्टी चीटिंग ना कर सके, मीन्स मॉनिटर अच्छा से कर सके हमारी जो गवर्नमेंट है इनडायरेक्टली। और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट की तरफ को से कौन मॉनिटर करता है हमारे कैपिटल मार्केट को? तो करता है सेबी। लेकिन उसके पहले का पोजीशन क्या था? उसके पहले हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्कैंडल्स भी हुए। हर्षद मेहता स्कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट स्कैंडल था, जिसको आप लोग स्टडी कीजिए क्या हुआ था इसमें, कैसे हुआ था। लेकिन उस समय का सिचुएशन क्या था? अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता था हमारे कैपिटल मार्केट में, सपोज एक शेयर परचेस करता था, तो परचेस करने के बाद जब वो सेल करता था तो एक तो फिजिकल सर्टिफिकेट उसके पास होता था, शेयर सर्टिफिकेट। उस शेयर सर्टिफिकेट के आधार पे वो सेल करता था अपने शेयर को। रांची में सपोज वो बैठा है तो यहाँ के किसी सब ब्रोकर को वो कांटेक्ट करता था उसके लिए, और उस समय जो रेट चल रहा होता था उस कंसर्न कंपनी का, जिसका शेयर होल्डर के पास था, उस रेट के अकॉर्डिंगली वो डीलिंग करता था। आज के डेट में वो अगर डीलिंग किया तो एक सप्ताह के करीब उसको टाइम लगता था वापस उस डीलिंग के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव करने में। और उस पेमेंट रिसीव करने और डीलिंग डेट के बीच में 6 से 7 दिन, 8 दिन, उससे ज्यादा का भी गैप होने की पॉसिबिलिटीज थी। मीन्स पेमेंट का सेटलमेंट में बहुत टाइम लगता था। सेबी जब इस्टेब्लिश हुआ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट जैसे जैसे हमारे शेयर मार्केट का हुआ, कैपिटल मार्केट का हुआ, फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरऑल हुआ, इसका इफेक्ट क्या पड़ा? जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है कैपिटल मार्केट में, सबसे पहले उसके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट खोलने का कुछ फॉर्मेलिटीज था, डिस्क्लोज करना था अपनी आइडेंटिटी को किसी भी डीमेट अकाउंट ओपन करने वाले व्यक्ति के लिए, और उसी डीमेट अकाउंट के थ्रू वो अब इन्वेस्टमेंट करता है, हम बोले रादर तो वो बेटर होगा, करता है। अब इसका इफेक्ट ये है, फर्स्ट थिंग, डीमेट अकाउंट किसको बोलते हैं? डीमेटलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, मीन्स फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट्स नहीं है, अब उसके सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्म में अब वो सर्टिफिकेट्स हमारे पास है। और जो हमारा डीमेट अकाउंट है, मीन्स इन्वेस्टर का डीमेट अकाउंट जो है, जब वो शेयर परचेस करता है तो उस अकाउंट में वो सॉफ्ट सर्टिफिकेट या डिजिटल सर्टिफिकेट आता है, और उसके अकाउंट में तब तक वो सर्टिफिकेट शो करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट, जब तक कि उसका सेल वो ना करते। जितना देर हमारा कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है, दिन में 5 डेज वीक होता है, मंडे टू फ्राइडे 10 to 5, उस बीच में जो भी रेट अप या डाउन होते हैं, वो जिस रेट में हमारा जो शेयर होल्डर है वो चाहे उस रेट पे अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू किसी भी समय अपने शेयर को सेल कर सकता है और इमीडिएट उसके अकाउंट में पेमेंट आ जाता है।
तो अब आप कंपेयर कीजिए कि पहले के समय और आज के समय में क्या चेंजेस आया हमारे मार्केट में, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू, हमारे सेबी के थ्रू, और कितना फास्ट सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स हमारे पास हो रहा है। पहले इस पेमेंट सेटलमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता था। नाउ नेक्स्ट फंक्शन reduces risk in mobilizing savings and allocating credit। यहां पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है। कैसे? फर्स्ट थिंग हम लोग पहले देखे, मॉनिटर करता है। वो मॉनिटर करता है, कोई पार्टी यहां चीट नहीं कर सकता है किसी दूसरे पार्टी को। ओवरऑल सुपरविजन कौन कर रहा है? हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं हर सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में। बहुत से पार्ट्स जिसको हमने डिस्कशन किया था, याद अगर आपको होगा, फाइनेंशियल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। हर सेगमेंट में डिफरेंट मशीनरीज हैं गवर्नमेंट की जो मॉनिटर करती हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं हर फंक्शन के लिए। तो इसलिए रिस्क जो है ऑटोमेटिक वे में मिनिमाइज हो जाता है। फिर भी डिस्प्यूट के केस में अलग अलग एपलेट कोर्ट्स की तरह वर्क करने वाले मशीनरीज बने हुए हैं, जहां अपने ग्रीवांसेस को लेकर इन्वेस्टर या कंपनीज या कोई इंस्टीट्यूशन जो इसमें रोल प्ले कर रहा है, वो जाकर अपने ग्रीवांसेस को वहां पुटअप कर सकता है, और वो एपलेट कोर्ट या मशीनरीज जो हैं वो इसके लिए डिसीजन लेती हैं हियरिंग के बाद, और वो डिसीजन सभी के लिए वो रिसीव करने वाला होता है। हम उसके अगेंस्ट में वर्क नहीं कर सकते हैं। तो रिस्क हमारा जो है वो ऑटोमेटिक वे में मिनिमाइज हो जाता है, राइट। मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल। मार्केट रिलेटेड मीन्स जैसे प्राइस, अगर हम लोग बात कर रहे हैं शेयर्स का, तो स्टॉक एक्सचेंजेस में जो प्राइस अप या डाउन हो रहे हैं वो बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ अप या डाउन हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी मीन्स हमारे पास इमीडिएट हमको ये पता रहता है कि किस रेट पे किस कंपनी के शेयर का ट्रेडिंग चल रहा है। सेकंड चीज, अगर हम जैसे बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स, एनएवीज, नेट एसेट वैल्यूज की हम बात करते हैं, वो किस रेट पे आज के डेट में है, किस रेट पे कल के डेट में है, ये सारा कुछ हमारे सामने होता है। तो ये इंफॉर्मेशन, प्राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इमीडिएट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, लोअर्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसा हम लोग देख रहे हैं, हमने एक्सप्लेन किया था एक एग्जांपल के थ्रू कि पहले हम क्या करते थे, सब एजेंट को पकड़ते थे। सब एजेंट अपने एजेंट को, मेन जो उसका ब्रोकर होता था उसको पकड़ता था, उसको कांटेक्ट करता था, और वो ब्रोकर तब जाकर शेयर मार्केट में हमारी ट्रेडिंग को कंप्लीट करता था, राइट। आज के डेट में हम रांची में अपने घर पे बैठे बैठे ये ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टिंग सेकेंड्स हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो बहुत टाइम चेंज हो गया है। अब उसका इफेक्ट क्या होता है, बीच में इंटरमीडियरीज जितने थे सभी का अपना कमीशन हुआ करता था, वो कमीशंस ऑटोमेटिक वे में एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, it reflects overall development of, you can not only say development but also downfall of the financial system। financial system में ऐसा हमारे पास टेक्निक है अब कि हम तुरंत बता सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। सेंसेक्स हम लोग सुने हैं, क्या होता है भाई? तो सेंसेक्स के थ्रू हम बोलते हैं कि हमारी एक्टिविटी, निफ्टी के थ्रू हम पता करते हैं कि हमारा क्या चल रहा है। शेयर मार्केट में या फाइनेंशियल सिस्टम में ओवरऑल हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का ट्रेंड क्या है, ये सारा कुछ हम लोग पता करते हैं।
अब मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के, राइट? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।